समस्तीपुर गांव एक अनापढ़ आदमी गिरधारी अपने बेटे अपनी बेटी सीमा के साथ रहता था। और उसी गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम लालू था। वह बहुत ही घमंडी और लालची था। वह लोगों को पैसा देता था, लेकिन कुछ भी करके उनसे ब्याज बहुत अधिक लेता था। मुरारी शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। वह कुछ न कुछ समय निकालकर शिवजी की भक्ति में अपना समय जरूर देता था। बेटा, सीमा की शादी के लिए सारी जरूरतें पूरी हैं। हम लोगों को किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और कल बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। ठीक है पिताजी, मैं तो बस यही चाह रहा था कि मेरी बहन की शादी बहुत अच्छे घर में हो और मेरी बहन की शादी बड़े धूमधाम से हो। मुरारी ने अपनी बेटी की शादी तय करती है। जब यह बात जमींदार को पता चलती है तो वह आगा भूला हो जाता है और बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहता है, अरे, इस मुरारी ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है और सुना है कि उसकी शादी के लिए सब बंदोबस्त हो चुका है। लेकिन इस पूरे गांव में हर व्यक्ति ने मेरे पैर पकड़े हैं और मुझसे कर्ज मांगा है। लेकिन एक मुरारी ही है जिसे आज तक मेरे ना तो पैर पकड़े हैं और ना तो कभी कर्ज लिया है। लेकिन मेरे खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना मुरारी की बेटी की शादी में बाधा डाला जाए। मैं अभी झगरू और मगरू को बुलाता हूँ। दरअसल झगरू और मगरू पहले बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने जमींदार से कर्ज लिया तो उस कर्ज में दब गए और चोर बन गए। और अब उनका मन अच्छे कामों में नहीं लग रहा था, बल्कि चोरी जैसे गलत कामों में उनका मन अच्छे से लग रहा था। ऐसा सोचकर जमींदार झगरू और मगरू को अपने पास बुलाता है और कहता है, देखो झगरू और मगरू, मैंने तुम्हें यहाँ बहुत जरूरी काम से बुलाया है। देखो, हमारे गांव का वह अनपढ़ मुरारी ने अपनी बेटी की शादी कहीं अच्छे घर में तय कर दी है। अनपढ़ होते हुए भी वह अच्छा काम कर रहा है और आज तक उसने मुझे कर्ज नहीं मांगा है और ना ही मेरे पैर पकड़े हैं। तो मैं उसे अपने पैरों में गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता हूं। उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। जी मालिक, मैं आपके लिए हर काम करने के लिए तैयार हूं। बस आप काम बताइए कि आखिर वह कौन सा काम है जिसको करने से मुरारी आपके पैरों में गिड़गिड़ाएगा। मालिक, आप जल्दी से हमें वह काम बताओ। हम दोनों वह काम करके ही मानेंगे। देखो झगरू और मगरू, तुम लोगों को आज रात में चुपचाप चुपके से जाना है और मुरारी के घर में चोरी करनी है। चोरी के तौर पर तुम्हें जो भी सोना चांदी गहना मिले वह तुम लोग अपने साथ लेकर आना, क्योंकि मुरारी उन्हें चीजों की बदौलत अपनी बेटी की शादी कर रहा है। जब तुम लोग यह सब चुरा कर ले आओगे तो फिर मैं देखूंगा कि आखिर यह मुरारी कैसे मेरे पैरों में नहीं गिरेगा। झगरू और मगरू दोनों लालू की बातों को स्वीकार करके मुरारी के घर में चोरी करने की योजना बनाते हैं। फिर झगरू और मगरू रात के समय मुरारी के घर जाते हैं और मौका पाते हैं सारे जेवरात चुरा लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। झगरू और मगरू दोनों जमींदार के पास जाकर उसे जेवरात दिखाते हैं। कभी जमींदार झगरू और मगरू से कहता है, अरे झगरू और मगरू, तुम दोनों लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और अब देखता हूं कैसे वह मुरारी मेरे पैरों में नहीं गिरेगा। और अब तो तुम लोगों ने इतना अच्छा काम किया है कि मुरारी हर हालत में मेरे पैर पकड़ेगा और रोएगा, अपनी इज्जत की भीख मांगेगा। हाँ मालिक, और जब वह मुरारी रोएगा, चलाएगा, अपनी इज्जत की भीख मांगेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अच्छा मालिक, अब हम दोनों लोग यहां से जा रहे हैं ताकि कोई देख न ले। फिर झगरू और मगरू चुपचाप सबकी नजरों से बचते हुए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होते हैं। जब अपने जेब रातों के पास पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता वहां रखे हुए जेवरात सभी गायब हैं। हाय रे बेटा, मैं मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया।
सीमा की शादी के लिए जितने भी जेवरात रखे हुए थे सारे कोई चुरा कर ले गया है। वहां एक भी जेवरात नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे और अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे? अरे पिताजी, ये सब कैसे हुआ और किसने किया होगा? इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन रोने धोने से काम नहीं चलेगा। देखो, हम लोग यहां शादी तो नहीं रोक सकते हैं। अगर शादी रोक दे तो हमारी और हमारी बहन की बहुत बेइज्जती होगी। हमें कुछ भी करके सीमा दीदी की शादी करनी है। हाँ बेटा तो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हमें शादी नहीं रोकनी चाहिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब जेवरातों के लिए पैसे कहां से इकट्ठा करें। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठा किए थे और उन्हीं से जेवरात खरीदे थे। अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि बेटी की शादी के लिए ज्यादा जेवरात खरीद सकें। देखो पिताजी, इसमें हमारी इज्जत का सवाल है और इसीलिए मेरे दिमाग में एक तरीका आया है जिससे कि दीदी की शादी बड़ी अच्छी और धूमधाम से हो जाएंगे। आप अभी जाइए जमींदार के पास और उनसे कुछ पैसे उधार ले लीजिए ब्याज पर, और फिर हम लोग कुछ ही दिनों में उनके पैसे कुछ भी करके लौटा ही देंगे, क्योंकि मौके का काम निकल जाए वही बहुत बड़ी बात है। हाँ बेटा, मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अभी जमींदारों के पास जाता हूं। फिर मुरारी जमींदार के पास जाता है और पैसों के लिए कहता है, आओ आओ मुरारी भाई, कैसे आना हुआ? और मैंने सुना है कि तुमने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है। हाँ जमींदार भाई, मैंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कल रात में मेरी बेटी के सारे जेवरात चोरी हो गए जो मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए बनाए थे। लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि अपनी बेटी के शादी के लिए फिर से जेवरात बनवा सकूं। तो आप मुझे कुछ पैसे कर्ज पर दे दो, फिर मैं अपनी बेटी के जेवरात दोबारा खरीदना और मैं आपके पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगा। मुरारी की बात सुनकर जमींदार बहुत खुश होता है और अपने मन में कहता है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तू मेरे पास गिड़गिड़ा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आए हाय सुकून, इतना सुकून मुझे कभी नहीं मिला। क्या सोच रहे हो जमींदार जी? क्या आप मुझे कर्ज पर पैसे नहीं दे सकते? अरे नहीं मुरारी, मैं तो तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हो गया हूं। ये लो पैसे और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो जाकर। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार भाई। अब मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूंगा। मुरारी अपने बेटे के पास जाता है तो मुरारी का बेटा मुरारी से कहता है, बाबूजी, क्या जमींदार ने आपको कुछ पैसे दिए हैं या फिर हमें कहीं और से जुगाड़ करने होंगे? नहीं बेटा, जमींदार भाई ने हमें पैसे दे दिए हैं और हम अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। फिर मुरारी अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करते देते हैं। कुछ दिन बाद मुरारी के बेटे मोहन को जमींदार के पैसों की चिंता होती है तो वह मुरारी से कहता है, पिताजी, जमींदार साहब के पैसे बहुत दिनों के हो चुके हैं तो उनका कर्ज भी लौट आना है, इसलिए मैं आज गांव में काम देखने के लिए जा रहा हूं। अगर कहीं काम मिल जाएगा तो मैं काम करने लग जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम जो गांव में काम ढूंढ लो, अगर मिल जाए तो बेटा काम कर लेना। और कहीं में जमींदार भाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझ पर भरोसा करके मुझे पैसे दिए थे और उनके पैसे समय पर लौटाने भी तो है। मोहन पूरे गांव में काम ढूंढता है लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता है। क्या हुआ बेटा, तुम्हें कहीं काम मिला या फिर खाली हाथ ही वापस घर आए हो? पिताजी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं खाली हाथ ही घर आया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज ही शहर जा रहा हूँ और वहाँ कुछ काम ढूंढ लूंगा और फिर वहीं से पैसे ले आऊंगा, क्योंकि जमींदार साहब के कैसे भी तो लौटने हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है, बस पैसों की ही चिंता है। ठीक है बेटा, तुम जो काम करने के लिए, लेकिन समय पर घर का भी ख्याल ले लिया करना। मोहन शहर चला जाता है और वहाँ खुशी की बात ये होती है कि उसे कम एक अच्छी फैक्ट्री में मिल जाता है।
एक महीने बाद मोहन वापस अपने गांव चलता है और साथ में कुछ पैसे भी लेकर आता है। पिताजी मैं आ गया। आप कैसे हो? आपकी तबीयत ठीक रहती है ना? और जमींदार साहब ने आपको तंग तराश तो नहीं किया? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ और जमींदार भाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने मुझे पैसों की मांग तक नहीं की। और तुझे अच्छा काम मिला है ना, कोई ज्यादा मेहनत वाला काम तो नहीं मिला। अरे पिताजी मुझे काम मिला है, लेकिन बिल्कुल सरकारी नौकरी जैसा मिला है, क्योंकि मुझे बैठकर सिर्फ बोरियों की गिनती करके उसको लिखना होता है। आप तो हो अनपढ़, लेकिन पिताजी आपने मुझे पढ़ा दिया। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अगर मैं भी आपकी तरह अनपढ़ होता तो मुझे भी मेहनत वाला काम करना होता। लेकिन पिताजी, अब आप चाहे अनपढ़ हो या पढ़े लिखे, आप तो मेरे पिताजी ही हो ना, और आपकी बदौलत आज मैं अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा है बेटा, जो तुझे अच्छी नौकरी मिल गई है तो ठीक है बेटा। अब मैं जा रहा हूँ जमींदार के पैसे वापस करने के लिए। पिताजी आप जो पैसे वापस कर दो, और मैं फिर से शहर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज की ही छुट्टी लेकर आया था और कभी फिर आऊंगा। फिर मुरारी जमींदार के पास जाता है और उससे बहता है। जमींदार जी, क्या हाल है? सब बढ़िया ही है ना? और आज मैं आपके पैसे वापस करने के लिए आया हूँ कि मेरे पास कैसे इकट्ठा हो गए हैं। मुरारी की बात सुनकर जमींदार सच में पड़ जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर मुरारी नहीं, इतनी जल्दी पैसे कैसे इकट्ठा कर ली मैं। अरे, इस मुरारी ने तो बहुत जल्द पैसे इकट्ठा कर लिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें इतना जल्दी पैसे कैसे इकट्ठा कर लिए। आखिर कैसे? अच्छा, मैं इससे पूछकर देखता हूँ। अरे मुरारी, बहुत खुशी की बात है कि तुम मेरे पैसे इतनी जल्दी वापस कर रहे हो, लेकिन तुमने इतनी जल्दी पैसे कैसे इकट्ठा कर लिए भाई? अरे जमींदार भाई, मेरा बेटा शहर में नौकरी करता है तो उसी ने पैसे दिए हैं, और तभी मैं आपके पैसे वापस करने के लिए आया हूँ। वह इसका मतलब इतनी जल्दी पैसे इकट्ठा करने का काम सिर्फ इसका बेटा कर रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यह इतनी जल्दी पैसे लौटा देगा तो मुझे ब्याज ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन यह मुरारी अनपढ़ है। मैं क्या करता हूँ कि इसे एक ऐसी पर्ची दे देता हूँ जिसमें लिखा हो कि मुरारी में पैसे और लिए हैं, लेकिन पैसे वापस नहीं किए हैं, तब मुझे 2 गुना पैसे मिलेंगे। मुरारी भाई की रखी है पर्ची, और इसे तुम अपने साथ में ले जाओ, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि तुमने मेरे सारे पैसे वापस कर दिए हैं भाई। अब तुम जा सकते हो। मुरारी बड़े खुशी मन से अपने घर के लिए लौटता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके ऊपर अब किसी का ब्याज नहीं बचा हुआ है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जमींदार अपने आदमी झगरू को बुलाता है और उससे कहता है, झगरू, तुम अभी और इसी वक्त उससे मुरारी के पास जाओ और उसे मेरे पैसे मांग कर लाओ। अगर वह पैसे देने के लिए मना कर तो तुरंत तुम उसे मेरे पास लेकर आना। जमींदार का आदमी तुरंत मुरारी के घर जाता है और मुरारी से कहता है, मुरारी जी, मेरे मालिक ने तुम्हें याद किया है और कहा है कि तुम मेरे मालिक के सारे पैसे लौटा दो जो तुमने ब्याज पर लिए थे। अरे भाई जी, तुम्हारे मालिक के कौन से पैसे वापस करने हैं? मैं तो उनके सारे पैसे उसी दिन लौटा दिए थे। अब मेरे पास उनकी कौड़ी तक नहीं है, तो तुम कौन से पैसे मांगने के लिए आए हो? ओ, मतलब पैसे लेकर मुकर रहे हो भाई जी? ऐसा करना ठीक नहीं है। अब देखो, तुमने पैसे दिए हैं या नहीं दिया, वह तो तुम मेरे मालिक को बताओ चलकर, क्योंकि मैं तुमसे बहस करूंगा तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, और इसीलिए मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता हूं। ठीक है, मैं अभी जमींदार भाई के पास जाता हूं और उनको सारी बात सही ढंग में बताता हूं। ठीक है झगरू, तुम अब यहां से जाओ। मुरारी तुरंत जमींदार के पास जाता है और जमींदार से कहता है, अरे जमींदार भाई, मैं तो तुम्हारे सारे पैसे उसी दिन लौटा दिए थे, फिर तुम्हारा आदमी आज मेरे घर जाकर मुझसे पैसे क्यों मांग रहा था? भाई, क्या तुमने ही उसे भेजा था या फिर यह कोई मजाक था? हाँ, मैंने ही अपने आदमी को तुम्हारे पास अपने पैसे लेने के लिए भेजा था, न कि यह मजाक है। और तुम अब मेरे सारे पैसे वापस लौटा दो,
क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और ब्याज भी ज्यादा हो गया है। अरे ये क्या कह रहे हो जमींदार भाई, मैं तो तुम्हारे सारे पैसे उसी दिन लौटा दिए थे और तुमने मुझे एक पर्ची भी थी, इसमें लिखा था कि मैं तुम्हारा सारा कर्ज वापस लौटा दिया है। अरे नहीं, उस दिन तुम मुझसे और पैसे ले गए थे ना कि तुम मेरे पैसे लौटा गए थे, और उस पर्ची में यही लिखा था कि तुमने 10,000 रुपए और कर्ज पर लिए हैं। अरे जमींदार, मैंने तुझ पर भरोसा किया, मैं तो तुझे बहुत अच्छा आदमी समझता था, लेकिन तू एक धोखेबाज और मक्कार आदमी निकला है। देखना भगवान तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर देगा। उसके घर में देर है अंधेर नहीं। अरे तूने एक अनपढ़ के साथ गद्दारी की है और उसका फायदा उठाया है। देख मुरारी, मुझे कुछ नहीं मालूम है कि आखिर तू क्या कह रहा है, और मुझे फालतू के बकवास सुनने का टाइम नहीं है। अब तू यहां से जा और 3 दिन में मेरे सारे पैसे वापस लौटा देना। मुरारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वह क्या करेगा और अपनी बेगुनाही कैसे सबको बताया, क्योंकि जमींदार ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हे भोलेनाथ, मैं किसी के साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही किसी को कोई तकलीफ दी है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जमींदार ने मेरे साथ धोखा क्यों किया? अब मैं क्या करूं? अच्छा भगवान, अब मैं अभी सरपंच जी के पास जा रहा हूं और उसकी शिकायत करूंगा। मैं चुप नहीं रह सकता क्योंकि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। ऐसा सोचकर मुरारी सरपंच जी के पास जाता है और उसे बताता है। नमस्ते सरपंच जी, आज मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने जमींदार से पैसे कर्ज पर लिए थे, लेकिन उसके 1 महीने बाद ही मैंने उसके सारे पैसे सूद समेत वापस लौटा दिए थे। लेकिन अब वह मुझ पर या आप लग रहा है कि मैंने उसके पैसे नहीं लौटाए हैं, बल्कि और पैसे लिए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने पैसे लौटा दिए थे। देखो मुरारी, मुझे तुम्हारी कोई बात ऐसे समझ में नहीं आ रही है। कल तुम वहीं अपनी बात बताना और फिर मैं उस जमींदार से भी पूछूंगा, फिर मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। अगले दिन पंचायत में सरपंच जी, मुरारी, जमींदार और एक आदमी मौजूद था। फिर सरपंच जी जमींदार से कहते हैं, देखो जमींदार, मुरारी का कहना है कि उसने तुम्हारे सारे पैसे लौटा दिए हैं, लेकिन अब फिर तुम लोगों में क्यों बात बनी? आखिर क्या बात है? तुम अपनी कुछ बात बताना चाहोगे? सरपंच जी, इस मुरारी की बेटी की शादी थी और उसके 1 दिन पहले उसके सारे गहने चोरी हो गए थे, और मैंने मुरारी का कुछ भी अपने पास गिरवी नहीं रखा, ऐसे ही पैसे दे दिए थे। लेकिन कुछ दिन बाद से और पैसों की जरूरत पड़ी तो यह और पैसे ले गया, लेकिन अब यह कह रहा है कि मैं उसी दिन तुम्हारे सारे पैसे लौटा दिए थे। जमींदार जी, मैंने इसके साथ नेकी की, लेकिन अब मेरे साथ धोखा कर रहा है। नहीं सरपंच जी, यह जमींदार झूठ बोल रहा है। अरे मेरे बेटे ने बड़ी मेहनत से शहर जाकर पैसे कमाए थे और वही पैसे मैं जमींदार को दे गया था, लेकिन और इसने मुझे एक पर्ची भी दी थी, और अब जो भी यह जमींदार बोल रहा है वह सरासर झूठ है। सरपंच जी, आप मेरी बात पर विश्वास करो, मेरे पैसे बड़ी मेहनत के थे। ओ अच्छा, देखो अब कुछ भी हो, पहले तुम मुझे वह पर्ची दिखाओ। मैं पर्ची में देखता हूं कि आखिर क्या लिखा है, और फिर मैं अपना फैसला सुनाऊंगा, क्योंकि ऐसे तुम दोनों की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ना ही जमींदार को गलत साबित किया जा सकता है और ना ही तुम पर भरोसा किया जा सकता है। पहले तो मुझे वह पर्ची दो। अरे मुरारी, तुम जानते भी हो कि इस पर्ची में क्या लिखा है? अरे इसमें साफ साफ लिखा है कि तुमने जमींदार के पैसे नहीं लौटाए हैं, बल्कि उससे और भी पैसे कर्ज पर लिए हैं। अब तो साफ पता चल रहा है कि तुम ही झूठ बोल रहे हो और जमींदार सच बोल रहा है। सरपंच जी, इस जमींदार ने मुझे पर्ची दी थी, लेकिन मैं तो था अनपढ़, तो मैं पढ़ नहीं पाया। मैंने जमींदार पर भरोसा किया, लेकिन जमींदार ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सरपंच जी, अब मैं क्या बताऊं? मैं तो अनपढ़ हूं, तो मैं कैसे पर्ची पढ़ पाता? देखो मुरारी, अब कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं।
कल तुम अपनी बेब्राहिम का सबूत देना और फिर मैं कल अपना फैसला सुनाऊंगा। आज की पंचायत यहीं पर समाप्त होती है। सब लोग अपने अपने घर जाओ और अपना अपना काम करो। मुरारी बहुत उदास होकर भोलेनाथ के पास बैठा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह जमींदार उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। जिसे उसने सबसे अच्छा आदमी समझा वही गद्दार निकला। हे भोलेनाथ, तुम्हारा भक्त बहुत बड़े संकट में है। आप इसकी रक्षा करो और इसके पास फिर इतने पैसे भी दोबारा इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। मैंने सोचा था कि मैंने तो जमींदार के सारे पैसे लौटा दिए हैं और अब मैं आपकी भक्ति में लगा पाऊंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया भोलेनाथ। शिव जी, आपको इस वक्त की रक्षा करनी होगी, रक्षा करनी होगी। संध्या के समय मुरारी के घर एक नौजवान आता है। उसे देखकर मुरारी उससे पूछता है, अरे बेटा, तुम कौन हो और तुम यहाँ किसी से मिलने के लिए आए हो क्या बेटा? अरे नहीं चाचा जी, मैं और आपका बेटा मोहन दोनों शहर में फैक्ट्री में काम करते हैं और मैं आज अपने गांव वापस आ रहा था तो उसने मुझसे कहा कि यह लोग कुछ पैसे और मेरे पिताजी को दे देना, इसीलिए मैं समस्तीपुर गांव में चला आया। चाचा जी, आपके बेटे ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, मैं अभी वह आपको पैसे दे देता हूँ। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम यह पैसे लेकर चले आए हो, नहीं तो मेरे बेटे को यहां तक दौड़ना पड़ जाता। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? चाचा जी, मेरा नाम शिव है और मैं पड़ोस के गांव में ही रहता हूँ। मैं और मोहन बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा चाचा, मुझे आज्ञा दीजिए कि अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा, अब तो रात हो रही है तो तुम आज यहीं ठहर जाओ और कल अपने गांव चले जाना। मुरारी की बात शिव मान जाता है और फिर दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में मुरारी अपनी सारी परेशानी और जमींदार द्वारा किए गए धोखेबाजी भी बता देता है। अरे चाचा जी, आप चिंता ना करें, कल मैं आपके साथ पंचायत में चलूंगा और वहां न्याय का फैसला करवाऊंगा। देखूंगा कि आखिर क्या गलत हो रहा है। अगले दिन सुबह होते ही पंचायत शुरू होती है। सरपंच जी मुरारी से कहते हैं, क्यों मुरारी, तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे कि यह जमींदार गलत साबित हो जाए? सरपंच जी की बात सुनकर मुरारी तो चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन शिव बोलता है, देखो सरपंच जी, मुरारी चाचा अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन इस सरपंच ने उनके साथ धोखा किया है। इसने पर्ची पर गलत लिखा था क्योंकि सरपंच जी मुरारी चाचा ने पैसे लौटा दिए थे। इसके और इसके बिस्तर के नीचे सारी पर्ची है इसलिए लिखी हुई, जिस पर लिखा है कि कर्ज माफ नहीं हुआ है बल्कि और ले लिया है। यह अनपढ़ के साथ ऐसा ही करता है। अगर यह न माने तो आप खुद जाकर देख लीजिए इसके घर में। शिव की बात सुनकर जमींदार घबरा जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यह सभी बातें कैसे पता है। लेकिन अब उसकी सारी सच्चाई बाहर आ चुकी थी तो जमींदार घबराते हुए कहता है, सरपंच जी, मुझे माफ कर दो। अरे मैं नहीं जानता था कि मैं इतना गलत कर रहा हूँ और मैं लालच में आ गया था। मुझे माफ कर दो। देखो जमींदार, तुमने गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा तुम्हें भुगतानी ही है। अब तुम इस गांव से निकल जाओ और कभी भी नजर मत आना, क्योंकि तुम इतने पैसे वाले होते हुए भी एक गरीब पर अत्याचार कर रहे थे, गलत साबित करना चाहते थे। जमींदार को सजा सुनाई जा रही थी। तभी मुरारी देखा है कि शिव कहीं नजर नहीं आता। वह सोचता है कि वह अपने घर चला गया होगा, उसको ज्यादा जल्दी होगी। मुरारी अपने घर जाता है तो उसका बेटा वहां मौजूद होता है। मुरारी का बेटा मुरारी से कहता है, पिताजी, मैंने सुना था कि जमींदार आपके साथ बहुत गलत कर रहा है, इसीलिए मैं तुरंत शहर से गांव चला आया हूं। पिताजी, अब सब कुछ ठीक है ना? आप तो पंचायत से आ रहे हो, क्या बताया गया है? हाँ बेटा, सब कुछ तुम्हारे उस दोस्त शिव की वजह से हुआ है। उसी ने मेरी गवाही दी। अरे पिताजी, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, मैं तो अकेले ही काम कर रहा था। फिर मेरा शिव दोस्त कौन हो सकता है?
मोहन के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुरारी सोचने लगता है। फिर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। बेटा, सब समझ में आ गया कि आखिर वह शिव कौन थे। बेटा, वो हमारे स्वयं भगवान हमारी रक्षा करने के लिए और हमें हमारी इज्जत सहित और जमींदार को उसके किए की सजा दिलवाने के लिए आए थे। बोलो जय भोलेनाथ।